ये हमें पता है कि जल और खनिज लवण जो है पौधे की बॉडी का निर्माण करने के लिए, उसके शरीर का निर्माण करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए कि पौधे की जड़ से लेकर के पौधे के विभिन्न भागों तक जो जल का परिवहन है वो पौधे के अंदर विशेष टाइप के उत्तक होते हैं, जिसको हम जाइलम या वाल उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम या वाल उत्तक, इनके द्वारा होता है। ओके, किस तरह से होता है अभी समझाता हूं आपको। तो अभी मैंने क्या बताया है कि पौधों के अंदर जाइलम या वाल उत्तक क्या करते हैं, जल को जड़ों से लेकर के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग कहां से होती है कि यहां से इसकी जड़ें देखिए। ठीक, जड़ों में बिल्कुल छोटी छोटी धागे नुमा संरचना होती है। ठीक, और इन धागे नुमा संरचना को हम कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। अब ये जो मूल रोम है, ये जो मिट्टी के कणों के बीच जो पानी के कण जो होते हैं ना, ये समझ लीजिए पानी के कण है, इनके साथ डायरेक्ट संपर्क में होते हैं, सीधे संपर्क में होते हैं। और अगर मैं इसका थोड़ा सा चित्र बड़ा बनाऊं तो ये मान लीजिए कि मूल रोम है। ठीक, और ये पानी के कण है। ओके, अब मूल रोम के अंदर जो जीव द्रव्य होता है, मूल रोम के अंदर क्या होता है, जो जीव द्रव्य होता है, उसमें जल की सांद्रता, वो मिट्टी में जो जल होता है उसकी मिट्टी के कणों के बीच जल की जो सांद्रता होती है, उससे इसकी सांद्रता क्या होती है? कम होती है। अंदर क्योंकि सांद्रता कम है तो ये पानी के कण जो है अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ओके, तो देखिए अब यहां पर मैंने क्या बताया कि मूल रोम के जीव द्रव्य और मिट्टी के कणों के बीच जल की जो सांद्रता का अंतर है, उसकी वजह से मिट्टी से जल के कण जो है यहाँ मूल रोम के अंदर आ जाते हैं। तो देखिए इस तरह से सांद्रता में अंतर के कारण इस तरह से जल का जो अंदर आना जो है, अंदर आने की जो विधि है, उसको हम प्रासरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रासरण विधि। ओके, जिसको इंग्लिश में ओस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, कि जब सांद्रता का अंतर हो तो पानी के कण जो है यहाँ से एक झिल्ली को पार करते हुए अगर अंदर आते हैं, तो ये जो विधि है इसको हम क्या कहते हैं? प्रासरण विधि। तो इस तरह से प्रासरण विधि द्वारा जो है जल और खनिज लवण यहाँ कहाँ पहुंच गए? मूल रोम में पहुंच गए। मूल रोम के बाद जो है ये कार्टेक्स में पहुंचते हैं, और कार्टेक्स के बाद जो है ये जाइलम में पहुंचते हैं। ओके, किस में पहुंचते हैं? जाइलम में। ओके, अब जाइलम जो है उसका मैं यहां से बना लेता हूं, एक बार रफ डायग्राम बना लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि जाइलम है। ठीक, ओके, अब देखिए कि यहां जैसे मान लिया पौधे की पत्ती है, और पौधे की पत्ती में क्या होता है? वाष्प, जो जल वाष्प होते हैं उसका उत्सर्जन होता है। ठीक, यानी ये जल वाष्प को उत्सर्जित करते रहते हैं पौधे की पत्तियां, तो इसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ओके, अब इस वाष्प का उत्सर्जन होने के कारण क्या है कि हम एक सिंपल भाषा में कहते हैं कि यहाँ पर खिंचाव बल उत्पन्न होता है, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पानी की कमी हो गई। उस कमी को पूरा करने के लिए नीचे से पानी जाएगा। ठीक, ये पानी के कण एक दूसरे की जगह इस तरह से घेरते जाएंगे और पानी जो नीचे से ऊपर चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक सिंपल भाषा में कहते हैं कि वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है कि खिंचाव बल पैदा होता है। ठीक, उसी के कारण जो है ये जल जो है पत्तों तथा अन्य भागों तक पहुंचा दिया जाता है।
ओके। अब देखिए कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा उसको आप नोट्स में देख सकते हैं कि एक बार बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा कि जल और खनिज लवण का जो वहन है पौधे के अंदर वो उसके शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो मैंने बता दिया था आपको। और पौधों में जो है जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम या वाल उत्तक के द्वारा होता है। ओके। पौधे के अंदर धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। और मूल रोम में जो पानी की जो सांद्रता होती है वो मिट्टी के कणों के बीच पानी की सांद्रता से कम होती है, इसलिए प्रासरण विधि द्वारा पानी इसके अंदर आ जाता है। मूल रोम से कार्टेक्स में चला जाएगा, कार्टेक्स से जाइलम में चला जाएगा। जाइलम में जाने के बाद जो है जैसे पौधे में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है क्या होता है कि खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके खिंचाव बल पैदा होता है जिसके द्वारा पानी जो है पत्तों तथा अन्य भागों तक पहुंच जाता है। बस इतनी सी बात है। ओके। अब आइए बात करते हैं पादपों में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। अब ये तो हमें पता है कि जो पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, और वहां से भोजन तैयार होता है। और इस प्रकार जो भोजन तैयार होता है वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। और भोजन को और इसके अलावा अमीनो अम्ल या अन्य जो पदार्थ है उनका परिवहन का काम जो है वो एक विशेष प्रकार का उत्तक करता है जिसको हम फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोएम नाम का एक उत्तक होता है, उसके द्वारा पहुंचाया जाता है। जैसे जल का परिवहन कौन से उत्तक के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। और भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। अब देखिए कि भोजन कहां से कहां जाएगा, जहां से पैदा हुआ वहां से लेके जहां जरूरत है वहां। जरूरत किस किस को है, अब जैसे पहले पैदा तो कहाँ हुआ, मुख्य रूप से मैं यहाँ पर पत्तियों की बात करूंगा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन जो है वो कहाँ पर बना, पौधे की पत्तियों में। ठीक, पौधे की पत्तियों से लेकर के जाएगा कहाँ पे, जैसे जो जड़ के जो भंडारण अंग है, जड़ के भंडारण अंग है, इसके अलावा फल है, फूल है या वृद्धि वाले अंग है, इन सभी को क्या है, भोजन की जरूरत है। तो ये तो हो गया इसका सोर्स, स्रोत हो गया। और जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं सिंक। ठीक, तो फ्लोएम क्या करेगा, सोर्स से लेकर के सिंक तक भोजन को पहुंचाएगा, साथ में अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों को भी पहुंचाएगा। ठीक, और इस तरह से भोजन को सोर्स से सिंक तक ले जाना जो है वो क्या कहलाता है, भोजन का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आखिर किस तरह से जाता होगा। थोड़ा सा अगर हम पिक्चर के रूप में देखें तो ये जैसे जाइलम उत्तक का आप एक फोटो मान सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर ये जो बीच में येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है चालनी कोशिका। क्या है, चालनी कोशिका। और इसके साथ जो ये जो है इसके, ये है इसकी सहायक कोशिका या इसकी साथी कोशिका भी हम कह सकते हैं। जो ये यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये वाली, ये सारी क्या है, इसकी साथी कोशिका है। ठीक, बीच वाले मैंने कौन सी बताई, इसकी चालनी कोशिका। ठीक, अगर इसका और अगर हम बड़ा डायग्राम देखें तो जैसे ये जो ग्रीन पार्ट है इसको आप चालनी कोशिका मान सकते हो, और ये जो इसके साथ वाली जो है साथी कोशिका है। ठीक, तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये सोर्स है, पौधे की पत्ती है, यहाँ पर देखिए ये जो नीले नीले पार्ट है ये मान लीजिए भोजन है, या भोजन का निर्माण हुआ। तो यहां से भोजन जो है वो किस में आ जाएगा, साथी कोशिका में आ जाएगा, इसके सहायक कोशिका में आ जाएगा। और यहां से जो है, क्योंकि
यहाँ पर भोजन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और अंदर जो चालनी कोशिका है उसमें भोजन की जो कंसंट्रेशन है, इसकी सांद्रता जो है वो कम है। इसलिए भोजन के कण जो है कुछ एटीपी के रूप में एनर्जी का प्रयोग करके साथी कोशिका से कहां चले जाएंगे, यहाँ चालनी कोशिका के अंदर आ जाएंगे। ठीक, अब जैसे भोजन के कण यहाँ ज्यादा आ गए तो क्या हो जाएगी, पानी की सांद्रता की कमी हो जाएगी। तो जाइलम से जो है जाइलम से जल भी इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद जैसे इसका यहाँ पर प्रेशर भी काफी बढ़ जाएगा। ओके, अब जैसे इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है, ऊपर की तरफ भी होती है, नीचे की तरफ भी भोजन की मूवमेंट होती है यहाँ से जल आने के बाद। अब देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर इनमें से कोई ये अंग आ जाता है जिसको जरूरत है भोजन की। तो अब देखिए कि साथी कोशिका से इसने ले लिया, और यहाँ पर देखिए कि जल के कण जो है वो कम है, और यहाँ पर यहाँ पर जो भोजन के कण है वो कम, और यहाँ भोजन के कण ज्यादा है। तो यहाँ से भोजन के कण जो है इसमें साथी कोशिका में आ जाएंगे। ओके, और यहाँ से फिर जो जड़ फूल फल या वृद्धि वाले अंग है उसके अंदर पहुंच जाएंगे। ओके, और जो जल है वो वापिस जाइलम में पहुंच जाएगा। ठीक, तो देखिए जो मैंने बताया उसको रिपीट कर देता हूं मैं कि पहले तो इसमें बता दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, भोजन तैयार होता है। ओके, और फिर फ्लोएम उत्तक क्या करता है, इस तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ओके, और भोजन के अलावा फ्लोएम क्या करता है, अमीनो अम्ल को और अन्य पदार्थों को भी परिवहन करता है और उनको भी यहाँ तक पहुंचाता है। और भोजन जाएगा कहाँ से, पत्तियों से, और पहुंचेगा कहाँ पे, भंडारण अंगों में, फलों में, बीजों में और वृद्धि वाले अंगों में। ओके, अब भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण किसकी सहायता से होता है, साथी कोशिका की सहायता से होता है। साथी कोशिका की सहायता से कहाँ जाएगा, चालनी नलिका में जाएगा। ठीक, यहां मैंने चालनी नलिका को चालनी कोशिका का एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए कि चालनी नलिका में जो है ऊपरी मुखी और अधोमुखी, ऊपरी मुखी मतलब ऊपर की और अधोमुखी मतलब नीचे की, और दोनों दिशाओं में जो है इसका चालन होता है, यानी भोजन दोनों दिशाओं में जाएगा। ठीक, और अब ये कहता है कि फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण जाइलम से विपरीत होता है। फ्लोएम क्या करेगा, पत्तियों से जड़ की तरफ भोजन को लेके आएगा, और जाइलम क्या करता है, जड़ से ऊपर की तरफ पानी लेके जाता है। तो तब इसलिए हम ये कह देते हैं कि फ्लोएम का स्थानांतरण जाइलम के विपरीत होता है। तो ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट जो 10वीं क्लास के लेवल का होता है उसी के आधार पे बता रहा हूँ। बाकी तो इसके जैसे पौधे की टाइप के हिसाब से जो है अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पर जिक्र नहीं करूंगा। तो आपने यहाँ पर ये बताना है। ठीक, अब देखिए कि सुक्रोज यानी जो भोजन जो होता है वो मोस्टली सुक्रोज के रूप में ही होता है। तो सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा ही स्थानांतरित होते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि यहाँ पर देखिए कि जो एटीपी के रूप में ऊर्जा लेकर के जो है सुक्रोज यहाँ से फ्लोएम उत्तक के अंदर आता है। ओके, और ये पौधे की आवश्यकता के अनुसार जो है यहाँ पर स्थानांतरण होता है। ओके, तो हमारे यहाँ पर मुख्य टॉपिक तो इसके हो गए हैं। अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 122 पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो देखिए। वैसे तो दोनों हम सारे क्वेश्चन जो हम पिछले 2 लेक्चर्स में कर चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव में वहन तंत्र या परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से, इन घटकों का क्या कार्य है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रुधिर, लसिका, रक्त वाहिकाएं और हृदय जो है इसके प्रमुख घटक है। इनके कार्य भी हम डिटेल से देख चुके हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैंने आपको उत्तर पूरा नहीं दिया, हिंट दिया हुआ है। तो इसका पूरा उत्तर आप लोगों ने वहां पिछले लेक्चर में से देख के करना है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि स्तनधारी और पक्षियों
में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जैसे हमारे हार्ट के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। तो यहाँ पर जो है एक पार्ट में जो है विऑक्सीजनित रक्त होता है, एक में ऑक्सीजनित रक्त होता है। तो इनको जो है अलग अलग रखना क्यों जरूरी है, ये पूछा गया है। तो अब हम बात करें स्तनधारी और पक्षियों की, तो ये जो है बहुत ही क्रियाशील जंतु होते हैं और इनके शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा भी विभिन्न कार्यों के लिए काफी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, और अगर इतनी आवश्यकता की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो नेचुरल सी बात है कि ऑक्सीजन की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वो जो है केवल तभी संभव है जब इन दोनों साइड में जो है यानी ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त को आपस में ना मिलने दिया जाए, तभी फटाफट जो है ये ऑक्सीजन लेकर के रक्त आएगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, तभी संभव है जब ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को हृदय के दाएं और बाएं भाग में आपस में मिलने से रोक दिया जाए। ओके, इसके अलावा जो है आगे थर्ड क्वेश्चन है कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। ये वहन है, वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं जो अभी हम पढ़ के आए हैं, जाइलम और फ्लोएम। कि जल के परिवहन के लिए जो है जल के परिवहन के लिए जो जाइलम और फूड के लिए फ्लोएम। ओके, और इसके अलावा जो है दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। दोनों के आंसर जो है हम अभी जस्ट इसी लेक्चर में कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है और इस लेक्चर के बारे में आपके विचार जो है मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कमेंट जरूर डालें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।